Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's continue with our series of idioms and phrases. And as you all know, we are on alphabet T, so we shall be continuing with it. Okay, so for today, okay. For today, the first idiom is to beat around. या तो बीट अराउंड अकेला दिख जाए या फिर बीट अराउंड द बुश दिख जाए, ठीक है। या फिर आपको दिख जाए टू गो इन स्मोक, गो दिख जाए या फिर एंड इन स्मोक दिख जाए, इन दोनों में से या तो कुछ भी दिख जाए या फिर आपको दिख जाए टू गो अराउंड इन सर्कल्स। इन तीनों में से अगर आपको कुछ भी दिख रहा है तो तीनों का जो मीनिंग है, जो तीनों का इडियम का मीनिंग है, वो क्या होगा? टू डू एफर्ट्स दैट टर्न आउट टू बी यूजलेस, ठीक है। तो ऐसे एफर्ट्स लगाना, ऐसी जगह पर एफर्ट्स डालना जहाँ पर वो दे वॉन्ट बी गिविंग यू वी कैन से अ रिवॉर्ड, ठीक है। तो वो चीज़ काम जहाँ पर नहीं आएगी तो उसी को बोलते हैं क्या? बीटिंग अराउंड द बुश। तो जैसे इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन से दैट ट्राइंग टू कन्विंस हिम to change his mind is like beating around he won't listen, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो किसी ऐसे इंसान का दिमाग आप बदल दो तो आप नहीं बदल पाओगे। क्यों नहीं बदल पाओगे? क्योंकि उसका जो कह सकते हैं थिंकिंग प्रोसीजर है, उसने सोच के रखा है कि अगर मुझे ये करना है तो मुझे ये ही करना है, ठीक है। लाइक दैट सॉर्ट ऑफ आई हैव फ्रेम्ड अ सेंटेंस। अनदर सेंटेंस दैट वी कैन फ्रेम इज we can say that all her dreams ended in smoke after her ब्रेकअप। सोचो, ब्रेकअप से पहले पहले क्या किया था? ब्रेकअप से पहले बहुत कुछ सोच के रखा था, ये करेंगे, ये करेंगे, मिल जाएंगे तो ये सब कर लेंगे, बट हुआ क्या? अंत में हो गया ब्रेकअप, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, वी हैव टू बीट द रैप। बीटिंग द रैप का मतलब होता है बरी कर देना। किसी किसी क्राइम से यू हैव बीन अक्विटेड, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या? टू बीट द रैप। लाइक वी कैन से दैट टू टू बी अक्विटेड ऑफ क्राइम, कि आपको इस क्राइम से जो है वो रिहा कर दिया जाता है, आप इसके वो नहीं हो। तो इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस वी कैन से दैट he was okay accused of theft, but his lawyer helped him to beat the rap। टू बीट द रैप का मतलब क्या हुआ? उसके लॉयर ने उसकी मदद करी कि जो उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाए चोरी का, वो हटा दिया जाए। तो दैट इज नोन एज टू बीट द रैप। मूविंग ऑन टू द थर्ड इडियम, वी हैव द थर्ड इडियम सेज okay, we can take this. To blow hot and cold,
ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है टू बी फ्रेंडली एंड अनफ्रेंडली एट द सेम टाइम। ठीक है, मतलब हाँ में भी हो आप, ना वालों के साथ भी हो आप। जब आप किस कहीं के नहीं होते तो मतलब आप कहीं के भी नहीं होते, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ। समझो कैसे। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब हो गया आप हाँ वालों के साथ भी हो और आप ना वालों के साथ भी हो। व्हेन यू आर विद बोथ द कैटेगरी इट मीन्स यू आर बीइंग फ्रेंडली एंड बीइंग अनफ्रेंडली आल्सो, इट मीन्स you belong to no category, like that. Now in order to frame its sentence, what we can say that she is blowing hot and cold about the project, so we don't know if she is in or out. वो हाँ पूछने वालों के साथ कहती है हाँ मैं हाँ हूँ प्रोजेक्ट में, ना वाले पूछने जाते हैं तो शी सेज नहीं मैं नहीं हूँ प्रोजेक्ट में। तो अल्टीमेटली मैनेजर ने आके पूछा बोलो क्या रिजल्ट है, तो दोनों ने बताया हमारे साथ भी कह रही है इनके साथ भी कह रही है, अब हमें नहीं पता वेदर शी इज इन द प्रोजेक्ट और नॉट इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो दैट मीन्स शी इज डूइंग व्हाट, शी इज ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द फोर्थ idiom which says, the fourth one, to break loose, to get away with। इसका मतलब क्या हुआ, एस्केप। इसका मतलब हुआ एस्केप विद, बट इतना मतलब हुआ। ठीक है, एस्केप और एस्कोर्ट के बीच में डिफरेंशिएट करने को अगर बोल दे आपसे कि बताओ एस्केप का मतलब क्या होता है और एस्कॉर्ट का मतलब क्या होता है, तो आई होप यू विल बी एबल टू टेल कि ऐसे नहीं कहेगा कोई कि ये तो होता है एस्केप और ये होता है एस्कॉर्ट। ठीक है, तो आपको बताना है कि एस्केप क्या होता है और एस्कॉर्ट क्या होता है। ये होता है चोरी छुपे से भाग जाना, शादी के लिए, मोस्टली शादी के लिए यूज किया जाता है, लवर्स के लिए यूज किया जाता है। ये होता है एस्केप करना, मतलब छुपके से ही आप निकल रहे हो, बट यू आर इधर एस्केपिंग फ्रॉम द सिचुएशन, यू आर एस्केपिंग फ्रॉम द पीपल, यू आर एस्केपिंग विद थिंग्स, तो लाइक दैट सॉर्ट ऑफ। और एक होता है इलोप, सॉरी, इट शुड बी इलोप ओनली, नॉट एस्कॉट। एस्कॉट इलोप का बता दिया हमने। तो इलोप का मतलब होता है क्या, लवर्स के साथ जब आप भाग जाते हो वो, दैट इज कॉल्ड इलोप। शादी के लिए, चोरी छुपे शादी करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड इलोप। एंड एस्केप का मतलब क्या हुआ, आप सिचुएशन से भागना चाहते हो, आप किसी चीज को लेकर के भागना चाहते हो, यू वॉन्ट टू एस्केप पीपल, यू वॉन्ट टू एस्केप मीटिंग, यू वॉन्ट टू एस्केप मीटिंग समवन, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ। अगर वो चीज है तो दैट विल बी टर्न्ड इनटू एस्केप, नॉट इलोप। इलोप मतलब मोस्टली मैरिजेस के लिए। ठीक है, तो नाउ ओके, कमिंग बैक टू आर, टू ब्रेक लूज, टू एस्केप, टू गेट अवे विद का मतलब भी क्या होता है, टू एस्केप। और अगर आपसे बोले क्या, टू शो क्लीन पेयर ऑफ हील्स, इसका भी मतलब क्या हुआ, टू एस्केप। ठीक है, सेम मतलब हुआ इसका क्या, टू एस्केप। तो इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस वी कैन से दैट when the police arrived, the suspect showed a clean pair of heels
and went away with the jewels. ठीक है, तो मैंने दो को एक ही जगह पर यूज कर दिया. आप कैसे भी यूज कर सकते हो. शोइंग अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स. तो जैसे ही पुलिस भाई साहब अंदर आए, चोर भाई साहब ने पीछे के दरवाजे से एग्जिट मार लिया. यही वो सेंटेंस कह रहा है. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम विच सेज द फिफ्थ वन. टू बर्न वंस फिंगर. बर्निंग वंस फिंगर का मतलब होता है अपने जो कर्म है उनको भुगतना. अब भुगतना बोला है तो मतलब कुछ हार्श तरीके से, कुछ अनप्लेजेंट सिचुएशन रही होगी तभी भुगतना बोला जा रहा है. तो उसको कैसे लिखेंगे. टू बेयर unpleasant consequences of one's action. और जब आप अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हो, मतलब जब आप इस पूरे की बात कर रहे होते हो तो इसका मतलब क्या होता है. बेरिंग अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस को आप बोल सकते हो क्या. व्हेन बलून गोज अप. ये ईडियम से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो, जो कहता है क्या. अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है. तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है. नाउ इफ वी आर आस्क्ड टू फ्रेम एन इडियम, व्हाट we can say that she burned her fingers by getting involved in office gossips. ऑब्वियसली मैनेजर के अगेंस्ट बात करोगे, बॉस के अगेंस्ट बात करोगे, डॉन के अगेंस्ट बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली फंस जाओगे ना अपनी दलदल में. तो वो नहीं करना है. ठीक है. हाँ. तो this is how we can frame a sentence. Now we are moving on to the sixth idiom which says the sixth idiom, it says to call a spade. वो आपने सुना होगा, पागल को पागल भी नहीं कह सकते क्या. सितारे जमीन पर का डायलॉग है आई बिलीव. सितारे जमीन, हाँ, सितारे जमीन पर का एक डायलॉग है जो कहता है क्या, पागल को पागल नहीं कह सकते. तो अगर कोई इंसान पागल को पागल कह दे, स्पेड को स्पेड कह रहा है, सुंदर को सुंदर कह रहा है, बेकार को बेकार कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ. द पर्सन इज वेरी फ्रैंक, है ना. एंड व्हेन द पर्सन इज फ्रैंक तो मतलब बेझिझक वो सामने जा करके विल ऑलवेज से द ट्रूथ. तो मतलब क्या, सेज ट्रूथ नो मैटर व्हाट. व्हाट का मतलब क्या हुआ, अदर्स की फीलिंग को कंसिडर नहीं करना. या फिर आप कह दो क्या, टू वेयर अ हार्ट स्लीव्स. इसका भी मतलब क्या हुआ, टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग फ्रैंकली. क्या हुआ इसका मतलब, टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग्स फ्रैंकली. बेधड़क जा करके अपनी बातें बोल देना, उसको बोलते क्या, टू वेयर हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव. टू वेयर हार्ट ऑन वन स्लीव. ठीक है. तो इसको बोलते क्या, टू वेयर वंस हार्ट ऑन हिज स्लीव्स. नाउ in order to frame its sentence, what we can say is, we can say that she's
kind a person who calls a spade a spade no matter how others will feel. ठीक है, ये तो मैंने एक फ्रेम कर दिया आपके लिए। आप दूसरा क्या फ्रेम कर सकते हो? whenever you are obsessed with someone and you want to express your feelings, तो उस इंसान के लिए you can become a writer। ठीक है, उसका एक डायलॉग लिख के दे दो जरा, यूजिंग द सीडियम, जो कहता है क्या, टू वेयर अ हार्ट ऑन वंस स्लीव। तो आप कैसे जा करके बोलोगे? आप बोल सकते हो we can say that he wore a heart on his sleeves when he went out to propose her, like that you can say। ठीक है, तो ऐसे you can express। या फिर the husband wore a heart on his sleeves when he proposed his wife on their first anniversary। तो ऐसे ऐसे थोड़े रोमांटिक से sentences आप बना सकते हो। now we are moving on to the next idiom which says, the seventh one, which says to clear the decks। डेक्स को क्लियर करने का मतलब क्या हुआ? टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शंस, है ना? तो जब आपने ऑब्स्ट्रक्शंस हटा दिए तो दैट विल बी रेफर्ड टू एज व्हाट? टू क्लियर द डेस्क। नाउ इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस, हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं, लेट्स क्लियर द डेस्क, let's clear the desk and get to work so as to finish the project before deadline। ठीक है, तो मतलब सारे ऑब्स्ट्रक्शंस हटाओ। कौन से ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं? तो बातों की चप 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 चप, तो बातों का दूसरा सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन होता है योर मोबाइल फोन, वो हटाओ। ठीक है, तो ये सारे ऑब्स्ट्रक्शन हटाओगे तो यू विल गेट बैक टू वर्क, और जैसे ही आप काम करने के लिए वापस आओगे तो क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा और डेडलाइन भी जो है वो मीट हो जाएगी। तो दिस इज नोन एज क्लियरिंग ऑफ द डेस्क। इससे ही रिलेटेड आप क्या कर सकते हो? सपोज करो किसी का कोई केस चल रहा था ड्यू टू विच ही वॉज नॉट एबल टू गेट द जॉब, तो आफ्टर द what we can say after the hearing and after he was अभी कौन सा idiom यूज किया है हमने? after the lawyer helped him to beat the rap, not the bush. After the lawyer helped him to beat the rap, he finally cleared the decks and went to find his new job, or went to join his new job, like that you can frame sentence। ठीक है, तो now we are moving on to the eighth idiom which says to burn candle with both ends। बर्निंग कैंडल बोथ एंड्स का मतलब क्या होता है? वेरी बिजी, वेरी बिजी हो आप। ठीक है, या तो आप ये कह सकते हो, या फिर व्हाट यू कैन से दैट, आप कह सकते हो टू मेनी आयरन्स इन फायर। जब आप अपना बिजनेस एक से ज्यादा बहुत सारी चीजों में अगर आप इंक्लूड करते हो तो दैट मीन्स यू हैव
टू मेनी आयरन्स इन फायर, तो उसी को बोलेंगे क्या कि आप बहुत ही ज्यादा बिजी हो, ठीक है. सो वी कैन से दैट शी इज बीन burning candle with both ends, working all day and partying all night. रात में पार्टी दिन में काम, और सारा काम कर करके क्या हो रहा है, रात में पार्टी दिन में काम, सारा काम कर करके शी इज बर्निंग हरसेल्फ बिकॉज शी इज बिकमिंग वेरी बिजी. और अगर आप एंगेज हो जाते हो बहुत सारी कंपनीज में टुगेदर, दैट मीन्स यू आर गेटिंग बिजी अगेन, तो उसके लिए यू विल बी यूजिंग टू मेनी फायर्स, टू मेनी आयरन्स इन फायर, ठीक है, टू मेनी आयरन्स इन फायर. नाउ दिस वॉज बर्निंग कैंडल विद बोथ एंड्स, ठीक है, समझ में आ गया. Now we shall move on to the ninth idiom, which says, the ninth one, it says to cudgel one's brain. अब ब्रेन से रिलेटेड कोई इडियम आया तो जरूर, ब्रेन किस लिए काम करते हैं हम, थिंकिंग के लिए, ठीक है, थिंकिंग के लिए ब्रेन से रिलेटेड काम हो गया. अब यहाँ पे कजल लिखा है, कजल एक सॉर्ट ऑफ वेपन आप समझ सकते हो, सॉर्ट ऑफ स्टिक होती है लंबी सी, ठीक है, तो जैसे कि स्पेड एंड ऑल होते हैं तो वैसा इट्स कजल ओनली. अब क्योंकि दिस इज अ वेपन, तो वेपन को अगर मारोगे तो कैसे मार पड़ेगी, तेज मार पड़ेगी, हार्ड मार पड़ेगी. तो ब्रेन को मार रहे हो कजल से, तो उसका मतलब क्या हुआ, थिंक कर रहे हो कैसा, हार्ड थिंकिंग, ठीक है. तो in order to frame its sentence, we can say that cudgel his brain to come up with a solution to a complex problem. ठीक है जी, this is known as cudgel to brain. Now moving on to the next idiom, we have 10th idiom कहता है to come around. When we say to come around, इसका अलग अलग मीनिंग हो सकता है, जो कहे या तो आप विजिट कर लो हमें आकर के, ठीक है, या फिर आपको होश आ जाए, आप कॉन्शियसनेस गेन कर लो दोबारा, ठीक है, या तो तब हो सकते हो, या फिर इसका दूसरा मतलब क्या हो सकता है, इट कैन से दैट यू आर आस्क्ड टू चेंज योर ओपिनियन, ठीक है, या तो आपको अपना ओपिनियन चेंज करने में कोई इडियम यूज करना है, तो देन यू कैन यूज टू कम अराउंड. जैसे कि अगर विजिट की बात आई तो हम कह सकते हैं क्या कि आओ कभी हवेली पर, या तो ये कह दो, या फिर व्हाट एल्स वी कैन से दैट आई वुड लाइक यू टू कम अराउंड टुनाइट फॉर डिनर, ठीक है, या फिर डिनर टुनाइट, लाइक दैट यू कैन से. अगर हमें चेंज ओपिनियन की बात करनी है तो वी कैन से दैट आफ्टर थिंकिंग फॉर अ वाइल शी केम अराउंड टू मैच ऑल आवर ओपिनियंस, ठीक है, और शी केम अराउंड विद ऑल ऑफ अस ऑन द प्रोजेक्ट, शी केम ऑन द सेम पेज ऑन द प्रोजेक्ट, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ आप बना सकते हो. और अगर कॉन्शियसनेस की बात करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं कि अगर कोई कह लो कोई बहुत ही ज़्यादा डरावनी सी चीज़ देख ली थी जिसकी वजह से द पर्सन वेंट अनकॉन्शियस, तो थोड़ी देर के बाद आफ्टर रेस्टिंग फॉर अ वाइल ही केम बैक टू कॉन्शियसनेस. So like this we can frame sentences. Now in order to frame its sentence we can say that the patient took a while to come around after
एनेस्थीसिया, ठीक है, जब एनेस्थीसिया दे देते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है टू कम बैक टू योर नॉर्मल स्टेट, सो दैट रेफर्स टू टुक अ व्हाइल टू कम अराउंड, ठीक है। और बाकी विजिट से और चेंजिंग ओपिनियन से आई हैव टोल्ड यू कैसे सेंटेंसेस बनाने। वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम which says the 11th one, तो कलर ही नहीं दिखेगा, will it be visible? चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। the 11th idiom which says to cut a sorry figure। कटिंग अ सॉरी फिगर का मतलब क्या है? गंदा सा इंप्रेशन अगर आपका फ्रेम हो जाए किसी के सामने तो दैट मीन्स कटिंग अ सॉरी फिगर, लाइक टू हैव अ रॉन्ग इंप्रेशन, ठीक है। जैसे कि व्हाट वी कैन से दैट the worn out shoes made him cut a sorry figure at the party, ठीक है। पार्टी के दौरान अगर आपने टूटे फूटे शूज पहन लिए, कपड़े पहनोगे तो दैट विल बी अ ट्रेंड। अब शूज पहन रहे हो आप टूटे फूटे तो उसको क्या बोलेंगे? सॉरी फिगर का कट लग गया, ठीक है। तो दैट रेफर्स टू कट अ सॉरी फिगर। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम which says the 12th one, to cut both ends, to argue in support of both the conditions कह लो या statements, we can say statements, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, फ्रेंडली नॉन फ्रेंडली की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट की बात हो रही है जिनके सपोर्ट में हो आप, ठीक है। तो दैट मीन्स कटिंग बोथ द एंड्स, लाइक और अच्छे से समझने के लिए वी कैन फ्रेम अ सेंटेंस जो कहता है क्या? द न्यू पॉलिसी cuts both ends, it supports the environmental it supports the environment, not support, अगर सपोर्ट करेगी एनवायरमेंट को तो फिर गलत हो जाएगा ना। चलो इट सपोर्ट्स द एनवायरमेंट करवा देते हैं, इट सपोर्ट्स द एनवायरमेंट, बट अब एक को तो सपोर्ट कर रही है, दूसरे को हमें सपोर्ट नहीं करवाना है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे हम? बट एक को हर्ट करा दो, एक को सपोर्ट करा दो, बट हर्ट्स दी स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है। तो अगर किसी बड़े मुद्दे को सपोर्ट कर रहा है, छोटे मुद्दे थोड़े बहुत खराब हो रहे हैं तो दैट डजंट माइंड। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज जो आप कर सकते हो क्या, कि आपने हाल फिलहाल में सच बोलना सीख लिया है एंड यू आर बीइंग लॉयल टू योरसेल्फ एंड यू आर बीइंग ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। अब क्योंकि आप मुंह पे सच बोलोगे तो यू वुड बी लूजिंग सर्टेन फ्रेंड ऑफ योर्स, बट सबसे बड़ी क्वालिटी क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी क्वालिटी इज दैट यू विल बी बिकमिंग ट्रूथफुल, ठीक है, ऑनेस्ट पर्सन आप बन जाओगे। तो एक तरफ से यू हैव टू लूज समवन हु इज नॉट एक्चुअली रियल, और एक तरफ से यू विल बी बिकमिंग अ गुड पर्सन, तो उसी का मीनिंग है टू कट बोथ एंड्स, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, to support the environment but hence, okay, new policy cut both ends,
Now we are moving on to the next idiom for today, which says to cut my teeth on. कटिंग माई टीथ ऑन का मतलब होता है टू गेन एक्सपीरियंस। अब बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंस लेते रहते हैं। सबका फर्स्ट एक्सपीरियंस अलग होता है, दूसरा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस नहीं, फर्स्ट कह सकते हैं फर्स्ट जो तरीका है वो थोड़ा अलग होता है, और दूसरे टाइम पर यू विल बी हैविंग दैट फर्स्ट तरीका दैट एक्चुअली बिकम्स योर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो बस उसी को बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं से आपने एक्सपीरियंस ले लेकर यू हैव कम ओवर हियर। आपने 12th तक स्टैटिस्टिक्स पढ़ी, then you opted statistics in your BSc and then in MSc, and then you are here। ठीक है, तो with that what you are saying is you are saying that you have accommodated a lot of experience, you have gained a lot of experience, because of which you can use this idiom which says to cut my teeth on. Now in order to frame its sentence, what we can say is we can say that she cut her teeth on coding by building her first app in high school। ठीक है, तो इसने पहला अपना जो ऐप था वो बना लिया था कब, हाई स्कूल के अंदर। तो पहला एक्सपीरियंस शी हैज टेकन। अब आप मुझे बताना कि वेदर यू हैव टेकन योर फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ अपीयरिंग इन ISS एग्जामिनेशन और नॉट, वेदर यू हैव कट टीथ ऑन अपीयरिंग इट ISS और नॉट, या फिर किसी और भी एग्जाम में अगर आपने दांत लगाए हैं अपने या फिर हाथ छूकर वापस आए हो तो यू कैन शेयर। तो दैट रेफर्स टू कट टीथ ऑन कोडिंग। ठीक है, so this was all for today, thank you and keep watching and stay blessed।